नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। यूक्रेन युद्ध में 4 महीने बाद एक बड़ा फैसला नजर आने वाला है। एक तरफ पुतिन एक के बाद एक यूक्रेन के बड़े शहरों पर कब्जा करते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन की वॉर मशीन ऐसा लग रहा है इस युद्ध में पीछे हटती हुई नजर आ रही है। और इसी मुद्दे पर पुतिन का मिशन एनाकोंडा, जिस पर आज आप रिपोर्ट देखने वाले हैं कच्चा चिट्ठा में, वो हम आपको दिखाएंगे, जिसका असर अब दिखने लगा है। आज कच्चा चिट्ठा में पुतिन की एनाकोंडा स्ट्रैटेजी डिकोड करने जा रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे यूक्रेन के उस शहर की जिस पर आज रूस ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। लेकिन सबसे पहले बात होगी कैपिटल कीव की, जहां से तबाही के खतरनाक वीडियोस सामने आ रहे हैं। बेलारूस से भी यूक्रेन पर बम बरसाए जा रहे हैं। कैसे चौतरफा घिर गए हैं ज़ेलेंस्की, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। कीव तड़प रहा है, कीव सिसक रहा है। कीव पर पुतिन का गुस्सा कहर बनकर टूट रहा है। ज़ेलेंस्की बयान दे रहे हैं, लेकिन पुतिन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। G7 की बैठक में रूस के दुश्मन मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन पुतिन को इसका कोई डर नहीं। अब पुतिन ने यूक्रेन पर हमले का कौन सा नया प्लान एक्टिव कर दिया है? ज़ेलेंस्की की माने तो अब बेलारूस के आसमान से भी मिसाइलें आकर यूक्रेन में गिर रही हैं। आखिर बेलारूस के लीडर पुतिन की हर बात क्यों मानते हैं? आखिर क्यों बेलारूस ज़ेलेंस्की का दुश्मन बन गया है? क्या वजह है कि बेलारूस के एक्शन ने नाटो देशों के अंदर जंग की गर्मी पैदा कर दी है? क्या है रूस यूक्रेन के युद्ध में बेलारूस का एंगल, और क्यों ज़ेलेंस्की ने बेलारूस की रट लगा दी है? सब आपको बताएंगे। और बात करेंगे G7 की मीटिंग की, जिसके अंदर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो ने पुतिन का मजाक बनाया है। पुतिन ने जब कीव पर हमला किया तो उसके चंद घंटे पहले रूसी राष्ट्रपति के कारों का काफिला क्रेमलिन पहुंचा। ये वीडियो इंटरनेट पर क्यों चर्चा में है, सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात कीव की। कीव के अंदर बम हमलों की चेतावनी देने वाले सायरन बज रहे हैं। कीव के लोग एक बार फिर से खौफ में जी रहे हैं। इस खौफ का कनेक्शन रूस के मॉस्को में मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड की गई तस्वीरों से भी है। कीव पर ताबड़तोड़ हमले से कुछ घंटे पहले रूस के राष्ट्रपति भवन यानी क्रेमलिन के अंदर काफी हलचल देखी गई थी। क्या है इस वीडियो में, आगे बताएंगे। एक बार फिर लौटते हैं कीव, जहां पर इमारतों के अंदर से शव निकाले जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की उन जगहों से इंटरनेशनल रिपोर्ट की मंजूरी दे रहे हैं जहां पर हमला हुआ है। मिसाइल से तबाह हुए अपार्टमेंट्स के अंदर से एक लाश निकाली गई है। ज़ेलेंस्की बहुत ज्यादा नाराज है। Перемогла дитячий садочок і житловий будинок. Загинув чоловік, йому було лише 37 років. Є поранені. І серед них дівчинка, звати її Женя. Їй 7 років, донька загиблого. Зараз вона в Охмадиті. Також поранена її мати, до речі, громадянка Росії. Ось так. Їй в нашій державі нічого не загрожувало. ये ज़ेलेंस्की का डायलॉग है। ज़ेलेंस्की अपने हर डायलॉग में विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। वो दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि पुतिन की आर्मी युद्ध के नियमों का उल्लंघन करके आम लोगों पर हमला कर रही है, अस्पतालों को तबाह कर रही है। पुतिन को अलग थलग करने के लिए ये ज़ेलेंस्की की रणनीति है। किंडरगार्टन वो जगह होती है जहां पर
बच्चे खेलते हैं। लेकिन यूक्रेन की तरफ से एक वीडियो रिलीज हुआ है जिसमें एक किंडरगार्टन के अंदर बहुत बड़ा गड्ढा नजर आ रहा है। इस जगह पर पानी भर गया है। अभी यूक्रेन का दावा यह है कि यहाँ पर रूस की मिसाइल गिरी जिसकी वजह से ये बड़ा गड्ढा हुआ है। लेकिन दुनिया में इस वक्त चर्चा 7 साल की एक बच्ची की भी, जिसके बारे में यूक्रेन ने दावा किया है कि वो रूस की मिसाइलों का शिकार हुई है। बम और मिसाइलों की आंखें नहीं होती और ये हथियार किसी की उम्र भी नहीं देखते। इनके रास्ते में जो आया बर्बाद हुआ। यूक्रेनी वायुसेना के प्रवक्ता की तरफ से यह बयान दिया गया है कि ये मिसाइलें क्रूज मिसाइलें थी जिन्हें कैस्पियन सागर के ऊपर विमानों से दागा गया था। अब ज़ेलेंस्की इस मामले को इंटरनेशनल मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बहुत तकलीफ की बात है कि ज़ेलेंस्की के मित्र देशों के राष्ट्राध्यक्ष G7 की मीटिंग में हंसी मजाक में ज्यादा बिजी है। 26 जून को G7 की मीटिंग में रिकॉर्ड हुआ एक वीडियो इस वक्त पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये है वो वीडियो जिसमें आपको अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो नजर आएंगे। इस बैठक में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक ब्लेजर पहन रखा था, लेकिन उन्होंने ये कहकर पुतिन का मजाक उड़ाया कि क्या उन्हें गर्मी के कारण अपनी जैकेट उतार देनी चाहिए। हम सभी को ये दिखाना होगा कि हम पुतिन से ज्यादा सख्त हैं। Jacket on. We just film the president. Can we take our clothes off? Let's wait for the picture. You just want to show up. ठीक उसी वक्त कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने यह कहकर पुतिन का मजाक बनाया। समझे आप? पुतिन का ये वीडियो जिसमें पुतिन शर्टलेस होकर घुड़सवारी कर रहे हैं, इस वीडियो का जिक्र करते हुए जस्टिन ट्रूडो ने पुतिन का मजाक उड़ाया। बोरिस जॉनसन ने भी पुतिन के इस तरह के वीडियो को लेकर मजाक उड़ाया जिसमें पुतिन ने शर्ट नहीं पहनी है। ज़ेलेंस्की G7 की मीटिंग में वर्चुअली शामिल हुए। आप इस वीडियो को बहुत गौर से देखिए। नोट करने वाली बात है कि G7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के चेहरे पर आपको मुस्कुराहट नजर आएगी, लेकिन जब आप ज़ेलेंस्की को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ज़ेलेंस्की कितने दुखी हैं। यूक्रेन के युद्ध में रूस के हाथों पीटने का दर्द उनके चेहरे की लकीरों पर साफ पढ़ा जा सकता है। पुतिन का सिर्फ मजाक उड़ाने से या पुतिन पर व्यंग्य कसने से ज़ेलेंस्की को कोई मदद नहीं मिलने वाली है। कीव की हालत देखकर ज़ेलेंस्की काफी दुखी हैं। कीव पर हमले के बाद की कुछ और तस्वीरें देखिए जो काफी खौफनाक हैं। हमले के बाद इमारतों से उठते धुएं के बीच कैसे राहत और बचाव का काम चल रहा है देखिए। इमारतों की खिड़कियां और शीशे टूट चुके हैं। राहत और बचाव का काम जान पर खेलकर किया जा रहा है। Before right now the summit NATO they attack. It's maybe symbolic aggression during these days. एक लड़के के चेहरे और गले पर खून के धब्बे देखे जा सकते हैं। ये युद्ध का दर्द है और लोग अगले हमले के खौफ में जी रहे हैं। कीव पर यह हमला 5 जून के बाद पहली बार हुआ है। लेकिन इस हमले के पहले क्रेमलिन में कुछ खास हुआ। दरअसल ये काफिला रूस के राष्ट्रपति पुतिन का है जो आधी रात को अचानक क्रेमलिन की तरफ रवाना हुआ है। इस काफिले में आपको पुतिन की कार भी दिखाई देगी। जैसे ही ये तस्वीरें सामने आई, कयास लगाए जाने लगे कि आखिर अचानक रात में पुतिन ने क्रेमलिन जाने का फैसला क्यों किया है। क्या कोई खास मीटिंग है या फिर पुतिन की तबीयत खराब है या कोई और खास बात है। क्रेमलिन की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि पुतिन एकदम स्वस्थ हैं, लेकिन इस मीटिंग का राज
तब खुला जब मीटिंग के कुछ घंटे बाद ही कैस्पियन सागर से यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलें दागी जाने लगी। दावा यह है कि यही वो मीटिंग है जिसके बाद कीव पर हमले का फैसला लिया गया। दरअसल पुतिन ने ज़ेलेंस्की को इतने मोर्चे पर फंसा दिया है कि ज़ेलेंस्की के लिए खुद भी ये फैसला लेना मुश्किल है कि आखिर वो कहां-कहां लड़ेंगे। बेलारूस का फैक्टर भी अब यूक्रेन की जंग में बहुत बड़ा बनता जा रहा है। सबसे पहले ये नक्शा देखिए। रूस और यूक्रेन का पड़ोसी है बेलारूस, लेकिन बेलारूस पुतिन के साथ खड़ा है और यही ज़ेलेंस्की के लिए तनाव का सबब बना हुआ है। बेलारूस पुतिन का सिर्फ नैतिक समर्थन नहीं कर रहा, अब यूक्रेन ने दावा ये किया है कि शनिवार को पड़ोसी देश बेलारूस से यूक्रेन पर भारी बमबारी की गई है। यूक्रेन का दावा है कि बेलारूस के आसमान से 40 से ज्यादा मिसाइलें यूक्रेन पर दागी गई हैं। ज्यादातर मिसाइल हमलों में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अगर बेलारूस की जमीन से यूक्रेन पर हमला हो रहा है तो इसका मतलब यूक्रेन की जबरदस्त घेराबंदी कर दी गई है। यूक्रेन ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेते हुए सीधे बेलारूस की जनता से संवाद किया और उन्हें युद्ध में ना पड़ने की सलाह दी। Обратиться сегодня к гражданам Беларуси, к людям и гражданским, и в погонах. Вас втягивают в войну. И даже активнее, чем это было в феврале и в весенний месяц. В Кремле за вас уже все решили. Ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо. Вы не должны умирать. И вы в силах не дать никому. ज़ेलेंस्की के डायलॉग्स का बेलारूस की जनता पर कितना असर पड़ेगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल रूस और यूक्रेन की सांठगांठ किस तरह की है जरा इसको समझिए। यूक्रेन पर जब बेलारूस के आसमान से हमला हुआ तो इस हमले से कुछ ही देर बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको से मुलाकात की थी। बेलारूस की तरफ से यूक्रेन के उत्तरी चेर्निगिव क्षेत्र के देसना गांव में 20 रॉकेट दागे गए। Інформацію керівництво Республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Російській Федерації. Зокрема, до Білгородської області відправлено чергову партію боєприпасів обсягом до 20 вагонів. बेलारूस के राष्ट्रपति ने सेंट पीटर्सबर्ग में पुतिन से मुलाकात की थी। पुतिन ने यह कहा है कि आने वाले महीनों में रूस बेलारूस को इस्कंदर एम टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम ट्रांसफर करेगा, जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से लैस है। यह खतरनाक इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल बेलारूस यूक्रेन को डराने के लिए करेगा। इस्कंदर एम एक मोबाइल गाइडेड मिसाइल सिस्टम है जिसका वार जबरदस्त होता है। इस्कंदर की 2 गाइडेड मिसाइलों की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है और यह पारंपरिक या परमाणु हथियारों को ले जाने में भी सक्षम है। ज़ेलेंस्की के लिए टेंशन वाली बात यह भी है कि बेलारूस के लेयाखोविची जिले में बेलारूस के सैन्य विमानों में हरकत देखी गई है। बेलारूसी वायुसेना ने बरानोविची में भी अभ्यास किया है। इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन के इशारे पर यह सब कुछ बेलारूस यूक्रेन को डराने के लिए कर रहा है। दरअसल पुतिन इतने फ्रंट खोल देना चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की के लिए बचने का कोई रास्ता ही न रह जाए। कीव से पहले ज़ेलेंस्की को एक और बड़ा शहर बचाना होगा और ये उनके लिए आग का समंदर करने जैसा होगा, यानी कि आग का समंदर पार करना जैसा होगा। और इसीलिए डॉनबास को लेकर पुतिन का फाइनल ऑर्डर बस आने ही वाला है। और पुख्ता रिपोर्ट तो है कि अगले 24 घंटे में पुतिन की फौज इस नए शहर पर कब्जा करने के लिए आगे बढ़ जाएगी।
पुतिन पहले ही सेवेरोडोनेस्क पर कब्जा कर चुके हैं और उनके लड़ने के तरीके से लगता है कि उनके नए मिशन पर भी बहुत खून खराबा होगा। रूस का जमीन से हमला। यूक्रेन की धरती पर आसमान से अटैक। समंदर की लहरों से यूक्रेन पर रूस का हमला। रूस की मिसाइलों पर लिखा यूक्रेन के शहरों का नाम। ड्रोन से चुन चुनकर पिन पॉइंट अटैक। यूक्रेन युद्ध में रूस दशों दिशाओं से यूक्रेन पर बारूद बरसा रहा है। डॉनबास के मोर्चे पर तो जैसे रूस की सेना कयामत बरसा रही है। धमाकों की गुंज सुनकर लगता तो यही है कि पुतिन की रणनीति अब युद्ध को बहुत जल्द आखिरी अंजाम तक पहुंचाने की हो गई है। रूस का दावा है कि डॉनबास के सेवेरोडोनेत्स्क पर 100% कब्जा हो गया है। Под контроль Луганской Народной Республики перешли города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино. В освобожденных от киевского режима городах проживает около 108 тысяч человек. Общая площадь освобожденной территории составляет порядка 145 квадратных километров. पुतिन की सेना के मुख्य प्रवक्ता की ये आवाज अभी पूरी दुनिया में सुनाई जा रही है, क्योंकि इस कब्जे के बाद यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा अब पूरी तरह रूस के कब्जे में आ चुका है। डॉनबास की लड़ाई अचानक यू टर्न ले चुकी है और पुतिन के बारूदी बवंडर में ज़ेलेंस्की की सेना के मोर्चे बर्बाद होते चले जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से यह खबर लगातार आ रही है कि सेवेरोडोनेत्स्क को यूक्रेन अब नहीं बचा पाएगा। फिर वहां ज़ेलेंस्की के गवर्नर का बयान आया, जिसमें सेवेरोडोनेत्स्क के हाथ से जाने का इशारा साफ साफ नजर आया। इसी इलाके में यूक्रेन के 2000 से ज्यादा सैनिक फंस गए हैं और उनका निकलना अब पुतिन के रहमो करम पर है। और अब रूस के रक्षा मंत्रालय के मुख्य प्रवक्ता ने संपूर्ण सेवेरोडोनेत्स्क पर रूस के कब्जे का ऐलान कर दिया है। हालांकि अपने बयान में उन्होंने रूस का नाम लेकर लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक का नाम लिया है, लेकिन पूरी दुनिया को खबर है कि लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक और रूस में कोई अंतर नहीं है। सेवेरोडोनेत्स्क रूस की सीमा से लगभग 140 किलोमीटर दक्षिण में है और लुहांस्क प्रांत का सबसे बड़ा शहर है। इस इलाके की आबादी करीब 1 लाख से ज्यादा है और यूक्रेन का एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है। सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर रूसी कब्जे का मतलब है कि पूरे लुहांस्क पर अब रूस के कब्जा की राह आसान हो गई है। इससे पहले साल 2014 में भी सेवेरोडोनेत्स्क पर रूस ने आंशिक रूप से कब्जा किया था, लेकिन 2 महीने बाद यूक्रेन ने दोबारा इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया था। अब की बार क्या होने वाला है ये साफ साफ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस बार रूस 2014 के मुकाबले ज्यादा आक्रामक है। Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наносить удары по военным объектам на территории Украины.
высокоточным оружием ВКС России и ракетами «Калибр» нанесен массированный удар по территории 169-го учебного центра сухопутных войск в районе населенного пункта Десна Черниговской области, 199-го учебного центра десантно-штурмовых войск в районе Тетеревки Житомирской области, а также 184-го учебного центра Вооруженных сил Украины в районе... रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन जंग के एक लक्ष्य को रूसी सेना ने हासिल कर लिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रूस पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में बड़े इलाके को यूक्रेन के कट्टरपंथियों से आजाद करवाने के बाद क्राइमिया तक एक गलियारा बना चुका है। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि रूस ने क्राइमिया और डॉनबास क्षेत्र को लैंड बॉर्डर से जोड़ दिया है। इतना ही नहीं बल्कि इस कॉरिडोर के जरिए लोगों और सामानों की आवाजाही भी शुरू कर दी गई है। रूस ने साल 2014 में ही क्राइमिया पर कब्जा किया था। डॉनबास रीजन लुहांस्क और डोनेत्स्क दो छोटे इलाकों से मिलकर बना है। लुहांस्क का बड़ा हिस्सा रूस की सीमा से मिलता है। डोनेत्स्क एक तरफ रूस है तो दूसरी ओर अज़ोव सी है। डॉनबास के दक्षिण में यूक्रेन की पोर्ट सिटी मारियोपोल है, जिस पर रूसी सेना कब्जा कर चुकी है। डॉनबास एक ऐसी चाबी है जो कि फिलहाल यूक्रेन के हाथ से निकल चुकी है। ऐसे में अगर लुहांस्क रूस की मुट्ठी में गया तो पड़ोस में बसा डोनेत्स्क प्रांत भी ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा और पूरे के पूरे डॉनबास पर रूस का राज होगा। इसीलिए सेवेरोडोनेत्स्क को अपनी मुट्ठी में करने के लिए रूस की सेना ने पिछले दिनों पूरी ताकत झोंक दी थी और उसका साथ देने के लिए पुतिन के सबसे वफादार चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने भी अपने खूंखार कमांडर मूसा अखमातोव को जंग में उतार दिया, जिनके हमलों के कई वीडियो भी कादिरोव ने जारी किए थे और दावा किया था कि जल्द ही वो सेवेरोडोनेत्स्क की जंग जीत लेंगे। कादिरोव ने जो वीडियो जारी किया उसमें उनके लड़ाके यूक्रेन की सेना पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते दिखाई दिए थे। खूंखार चेचन लड़ाके मूसा अखमातोव ने भी अपने कमांडर को सही साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और यूक्रेन के सैनिकों की ऐसी घेराबंदी की कि उनके लिए जंग छोड़कर लौटने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। Наші міста Сєвєродонецьк, Донецьк, Луганськ. Ми все повернемо. Щотижня ми йдемо до Херсону. Жодного дня не забували про Мелітополь, про Бердянськ, про Енергодар і Маріуполь. Всі інші міста України, які тимчасово окуповані, будуть тільки українці. यूक्रेन में दर्द बहुत ज्यादा है, लेकिन पुतिन के हमले नहीं थमे हैं और ना ही थमने वाले हैं। कीव में नाकामी मिलने के बाद मारियोपोल पर फोकस करने वाले पुतिन इस वक्त डॉनबास को हर कीमत पर अपने कब्जे में चाहते हैं और ये वो करके भी रहेंगे, क्योंकि उनको रोकने वाला कोई ताकत नजर नहीं आ रही। पुतिन का इरादा बहुत साफ है, वो यूक्रेन के दो बड़े टुकड़े करना चाहते हैं। सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जे के बाद अब लिसिचांस्क में भी रूसी सेना के घुसने की खबर है, जहां रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच सीधी जंग शुरू हो गई है। उधर अज़ोद प्लांट पर भी रूस ने कब्जा कर लिया है। सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जे के बाद कई और छोटे बड़े शहर और कस्बे रूस के कब्जे में आएंगे। ये तस्वीरें उसी सेवेरोडोनेत्स्क की है। तस्वीरें बिना कुछ बोले तबाही की गवाही दे रही हैं। इन सब के बीच पुतिन का इरादा एक बार फिर कीव की तरफ बढ़ने का है और उसके लिए वो कुछ भी कर गुजरेंगे। यह डॉनबास के युद्ध ने साबित कर दिया है। इसलिए युद्ध अभी और तेज होगा, भीषण होगा, इसमें कोई दो मत नहीं। रूस और यूक्रेन के बीच में एक टापू को लेकर भीषण जंग जारी है। वो टापू जो कि सांपों के लिए बदनाम है। जब से पुतिन ने इस आइलैंड पर कब्जा किया है, ज़ेलेंस्की की सेना यहां पर बम की बारिश कर रही है और यही वजह है कि टापू पर कब्जा कायम रखने के लिए कहा यह जा रहा है कि पुतिन अब मिशन एनाकोंडा शुरू कर चुके हैं।
ना आदमी का बसेरा है, ना जानवरों का डेरा है। जंगल है जहां दुनिया के सबसे विषधर सांप हवा में उड़कर शिकार करते हैं। चारों ओर से काला सागर के खारे पानी से घिरा हुआ रिहाइश के मुताबिक ही नाम है स्नेक आइलैंड। यूक्रेन के सबसे बड़े बंदरगाह ओडेसा से 80 किलोमीटर दूर, 2014 से रूस का हिस्सा बने क्राइमिया से 270 किलोमीटर दूर। स्नेक आइलैंड 18 हेक्टेयर में फैला है। यह आइलैंड उत्तर पश्चिमी काला सागर में है। बहुत छोटा सा है स्नेक आइलैंड, लेकिन इसकी पोजीशनिंग आप समझेंगे तो एहसास होगा कि पुतिन इस पर कब्जा बरकरार रखने और ज़ेलेंस्की इस पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए कहां तक जा सकते हैं। क्यों मचा है सांपों वाले टापू के लिए संग्राम? क्यों ज़ेलेंस्की जब तक जीतेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं की जिद पर अड़े? क्यों यूक्रेन पर हमला करते ही ब्लैक सी के विषधरों वाले टापू पर रूस की मिसाइलों ने कहर ढा दिया? इन सब के बारे में एक एक कर पूरी डिटेल में आपको जानकारी देंगे, लेकिन पहले रूस के कब्जे में जा चुके स्नेक आइलैंड पर फिर से कब्जा करने के लिए ज़ेलेंस्की क्या कर रहे हैं, जरा ये देख लीजिए। क्योंकि जंग में फैसला भले ही हथियार से हो, लेकिन जहां जंग लड़ी जाती है वो जमीन जंग की दिशा और दशा दोनों निर्धारित करती है। यही वजह है कि इंसान विहीन सांप के टापू के लिए ज़ेलेंस्की गोले बरसा रहे हैं। Su-25 बॉम्बर, Su-27 फाइटर जेट, Mi-8 हेलीकॉप्टर से रॉकेट फायर, टर्की से मिले ड्रोन TB2 से बारूद की बारिश। यूक्रेन के स्नेक आइलैंड पर दोबारा विजय की छटपटाहट है कि 30 से भी ज्यादा हमले वो कर चुका है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला और ना अब निकलने की उम्मीद दिखती है, क्योंकि धीरे धीरे ही सही पुतिन यूक्रेन विजय के करीब पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के दक्षिण में ओडेसा पर रूस का कब्जा हो चुका है। पूर्व में डॉनबास के सेंटर पॉइंट सेवेरोडोनेत्स्क पर भी रूस का झंडा लहरा रहा है और रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण स्नेक आइलैंड या काला सागर में रूस का वर्चस्व स्थापित है। ज़ेलेंस्की नागलोक का नायक बनना चाहते हैं। एक तरफ शांति वार्ता के पन्ने पलटते हैं और दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका से हथियार पर हथियार देने की अपील करते रहते हैं। स्नेक आइलैंड को ज़ेलेंस्की ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है, क्योंकि ज़ेलेंस्की के दिल में ये बात अब भी गंभीर रूप से गड़ी है कि न तो ज़ेलेंस्की को ब्लैक सी में डूबने नहीं देगा। इसी उम्मीद के दम पर ज़ेलेंस्की स्नेक आइलैंड पर गोले बरसा रहे हैं। इतने दिनों के युद्ध में जब नेटो ने ज़ेलेंस्की का जितना चाहिए साथ नहीं दिया, तो स्नेक आइलैंड पर कब्जे में नेटो यूक्रेन का साथ क्यों देगा? इसकी 3 बड़ी वजह है। पहली, नेटो ये चाहता है कि ब्लैक सी में रूस की स्थिति कमजोर हो। दूसरी, स्नेक आइलैंड पर रूस के कब्जे का मतलब है रूस का एक और सैनिक अड्डा। और तीसरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वजह है ब्लैक सी में रूस के जहाजों पर रोक के कारण यूक्रेन में अनाज की सप्लाई बाहर नहीं हो पा रही है। आलम यह है कि यूक्रेन के अनाज के बंद सप्लाई से दुनिया में भुखमरी की नौबत आने की आशंका जताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि दशकों में सबसे बड़े अकाल का खतरा पैदा हो गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के पोर्ट्स पर 4.5 मिलियन टन अनाज रखा हुआ है। यूक्रेन के अंदर के गोदामों में करीब 20 मिलियन टन अनाज पड़ा है। यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देशों में से एक है। यूरोप से लेकर अफ्रीका तक यूक्रेन का गेहूं और सूरजमुखी पहुंचता है। अफ्रीका के कई गरीब देश यूक्रेन के गेहूं पर ही निर्भर हैं। जाहिर है
सप्लाई ठप है तो पहले से दबा कई अफ्रीकी देश मुश्किल में फंस जाएंगे, जो नाटो देशों के सामने एक और बड़ी मुश्किल होगी। लिहाजा ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि ब्लैक सी में पुतिन से लड़ने की उन्हें ताकत जो बाइडेन और बोरिस जॉनसन से मिलती रहेगी। इसलिए स्नेक आइलैंड बारूद से पट गया है। नाटो क्यों स्नेक आइलैंड को लेकर यूक्रेन के साथ है, आपने जान लिया तो अब समझने की कोशिश करते हैं कि स्नेक आइलैंड को लेकर पुतिन इतने सजग, सावधान और सचेत क्यों है। इसी ब्लैक सी में रूस के सबसे बड़े जंगी जहाजों में से एक मास्को को ज़ेलेंस्की ने डुबो दिया। इस तथ्य के बावजूद कि रूस ब्लैक सी का राजा है, मास्को का डूबना रूस की ताकत को डायरेक्ट चैलेंज था। रूस के लिए नाटो से दूरी जितनी जरूरी है उससे कम जरूरी नहीं है काला सागर, क्योंकि काला सागर मतलब व्यापार, और जितना व्यापार उतना शक्तिशाली देश। लिहाजा रूस स्नेक आइलैंड पर लंबी दूरी का खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करना चाहता है। स्नेक आइलैंड पर आधिपत्य मतलब ओडेसा से लेकर डॉनबास तक यूक्रेन के पूरे दक्षिणी तट पर कब्जा। स्नेक आइलैंड वो रास्ता है जिससे रूस ने पूरे यूक्रेन का व्यापार अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है। जाहिर छटपटाहट तो होगी, और रूस के स्नेक आइलैंड पर कब्जे से सिर्फ यूक्रेन ही परेशानी में नहीं है, बल्कि एक और देश रोमानिया भी परेशान है, क्योंकि स्नेक आइलैंड की दूरी रोमानिया के तट से सिर्फ 45 किलोमीटर है। रोमानिया नेटो का सदस्य देश है। रूस के लिए ये स्नेक आइलैंड कितना अहम हो जाता है आप इसे समझ सकते हैं। इसलिए रूस ने न सिर्फ युद्ध के शुरुआती दिनों में ही स्नेक आइलैंड पर कब्जा जमा लिया, बल्कि स्नेक आइलैंड पर रूस ने अपना सैम सिस्टम यानी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी तैनात कर दिया। टॉर मिसाइल सिस्टम को तैनात किया है। पंसीर शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम को लगाया है। स्नेक आइलैंड की किस्मत का फैसला युद्ध के बाद ही होगा। पुतिन ही स्नेक आइलैंड के भाग्य विधाता होंगे, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग अब यूक्रेन की राजधानी कीव पर अटक गई है। कीव का किला गिरा और यूक्रेन फतह। ऐसे में ज़ेलेंस्की नाटो देशों की ताकत का इस्तेमाल कर भी स्नेक आइलैंड को नहीं बचा सकते। लेकिन ज़ेलेंस्की की वॉर स्ट्रेटजी पर शक की गुंजाइश करने वालों को यूक्रेन के सैनिकों ने करारा जवाब दिया है। ज़ेलेंस्की जंग में भले ही मात खा रही हो, जज्बा बरकरार है। От вже в понеділок братиму участь в саміті Групи Семи. На тижні відбудеться і саміт НАТО. 45 ракет за половину доби, і якраз напередодні таких зустрічей. Все зрозуміло, ще одне підтвердження саме нашої позиції. Це підтвердження, що санкційних пакетів проти Росії недостатньо. Збройної допомоги для України треба більше. І що системи протиповітряної оборони, сучасні системи, які є у наших партнерів, мають бути не на полігонах або на зберіганні, а в Україні, де вони зараз і потрібні. Потрібні більше. Більше, ніж будь-якому іншому. स्नेक आइलैंड की जंग मिसाइलों की जंग है और रूस इस मामले में पूरी दुनिया में अव्वल है। रूस यहां अगर स्नेक आइलैंड पर युद्ध के बाद भी बैठा रहता है तो काला सागर उसकी पकड़ में रहेगा, और काला सागर में छिपा है गैस और तेल का खजाना। दुनिया के इस सबसे छोटे समंदर में अब तक रूस की ही दादागिरी चलती है। काला सागर से 6 देशों की सीमा लगती है: जॉर्जिया, रूस, तुर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। इन 6 देशों में से 4 नाटो की सदस्य हैं और 5वां यूक्रेन नाटो की सदस्यता के लिए अप्लाई कर चुका है। रूस के साथ तुर्की भी चाहता है कि काला सागर में छिपी माइंस हटा ली जाए ताकि यूक्रेन की बंदरगाहों से अनाज की सप्लाई हो सके, लेकिन ज़ेलेंस्की ऐसा नहीं चाहते। बावजूद इसके तुर्की यूक्रेन के साथ खड़ा है, क्योंकि तुर्की नाटो का सदस्य देश है। नाटो को काउंटर करने के लिए काला सागर में रूस का सेवेस्तोपोल बंदरगाह है, जो रूस का बहुत महत्वपूर्ण मिलिट्री अड्डा है। काला सागर का स्नेक आइलैंड ऐसे में रूस के लिए हर तरह से महत्वपूर्ण ठिकाना बन गया है, और रूस की सेना इसे जान देकर भी बचाए रखना चाहेगी। पुतिन सब कुछ कब्जे में लेना चाहते हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज वो पूरे यूरोप के दुश्मन समझे जा रहे हैं। लेकिन पुतिन का लड़ने का अपना अलग तरीका है, वो 1 इंच भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश भी पुतिन को हराने के लिए एक साथ आ गए हैं, लेकिन नौबत ऐसी आ चुकी है कि पुतिन अब किसी भी कुर्बानी देने के लिए पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये उन्होंने एक बड़ा फैसला लेकर साबित किया है।
पुतिन किस तरह वॉर मोड में है, आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि पुतिन ने अपने एक और जनरल को बर्खास्त कर दिया है। पुतिन के इस जनरल का नाम अलेक्जेंडर दार्निकोव है। नोट करने वाली बात यह है कि दार्निकोव पर डॉनबास को फतह करने का जिम्मा था और पूर्वी यूक्रेन में लगातार रूस की स्थिति मजबूत हो रही है। मारियुपोल पुतिन के नियंत्रण में है, ओदेसा रूसी मिसाइलों की दहशत में है, सेवेरोडोनेत्स्क पर रूसी आर्मी का कब्जा बस होने ही वाला है। इसके बावजूद भी पुतिन दार्निकोव से नाराज है। पुतिन ने जनरल अलेक्जेंडर दार्निकोव को डॉनबास पर कब्जा करने का टारगेट दिया था। पुतिन ने दार्निकोव को 10 जून तक टारगेट पूरा करने को कहा था, लेकिन दार्निकोव 10 जून तक पूरे डॉनबास रीजन को कंट्रोल नहीं कर पाए। इसलिए पुतिन ने दार्निकोव को बर्खास्त कर दिया है। दार्निकोव पुतिन के ऐसे खूंखार जनरल हैं जो सीरिया में अपनी क्रूरता और बेरहमी के लिए पूरी दुनिया में कुख्यात हैं। जब दार्निकोव को डॉनबास का जिम्मा दिया गया था, तब कैसी इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी, जरा देखिए। एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार ने लिखा था, पुतिन कॉल्स इन द बुचर ऑफ सीरिया। पुतिन ने सीरिया के बुचर को बुलाया, यानी पुतिन का वो जनरल जो सीरिया के अंदर अपनी बेरहमी के लिए कुख्यात है। पुतिन को अपने इस जनरल पर बहुत भरोसा था। सीरिया और कजाकिस्तान की लड़ाई में दार्निकोव पुतिन के भरोसे पर खरे भी उतरे थे, लेकिन यूक्रेन में दार्निकोव भी पुतिन की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सके। कुल मिलाकर पुतिन पूरे यूरोप और एशिया में लगातार अपनी उपस्थिति को मजबूत करते जा रहे हैं। यूरोप का कोई भी लीडर सीधे रूस से टकराना नहीं चाहता है। एस्टोनिया की पीएम काया कैलास तो पहले ही इस बात के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति पर निशाना साध चुकी हैं कि इमैनुअल मैक्रो बार बार पुतिन को फोन क्यों करते हैं। मैक्रो सीधे रूस से टकराना नहीं चाहते हैं, ये बात साफ हो चुकी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन अपने देश के अंदरूनी कलह में ज्यादा उलझे हुए हैं। जर्मनी और इटली के शासनाध्यक्ष भी पुतिन पर कोई खास दबाव बनाने में विफल हुए हैं। अगर देखा जाए तो यूरोप में पुतिन का दबदबा साफ नजर आता है। ऐसे में एकमात्र काया कैलास ही है जो पुतिन को सीधा जवाब दे रही है। I still think that the effect should be felt by the Russian population as well, because if you look, the support for Putin is very high, and also not even Putin, but also for the war crimes. They are inciting genocide, and the soldiers are following this. They are bragging about this to their wives and to their mothers. And if the wives and mothers say that this is okay, what you're doing there, I mean, this is also the war that the Russia and Russian people are holding up in Ukraine. यही नहीं, अब एक और खुलासे ने यूरोप में हड़कंप मचा दिया है। खबर ये है कि यूक्रेन पर हमला करने से 3 दिन पहले यानी 20 फरवरी को पुतिन और इमैनुअल मैक्रो के बीच एक सीक्रेट बातचीत फोन पर हुई थी। क्या इस बातचीत में ही कोई आपसी समझौता हो गया था? क्या पुतिन ने युद्ध शुरू करने से पहले इमैनुअल को भरोसे में लिया था? इन सवालों ने दुनिया के कई बड़े एक्सपर्ट्स को परेशान कर दिया है। पुतिन लगातार जेलेंस्की को अपने कूटनीतिक चक्रव्यूह में फंसा रहे हैं। रूस ने अपने मित्र देश बेलारूस को इस्कंदर मिसाइल सिस्टम देने का फैसला किया है। बेलारूस के यूक्रेन से अच्छे रिश्ते नहीं हैं और इसका फायदा अब पुतिन उठा रहे हैं। В ближайших нескольких месяцах передадим Белоруссии ракетно-тактические комплексы «Искандер-М», которые, как известно, могут применять как баллистические, также и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и в ядерном исполнении. आज के हालातों में ये बात बिल्कुल साफ कही जा सकती है कि पूरी दुनिया मिलकर भी पुतिन को नहीं रोक पा रही है।